हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस किंगडम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी की, और हमने अब तक पूर्वावलोकन में 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड चौथा और अंतिम लेक्चर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। पहला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, आजीविकों ने किया था, क्योंकि जो है अशोक ने जो है 4 गुफा दान दिया था, अशोक के पौत्र ने। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। मौर्य युग में पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास हुआ था। सब जानते हैं, मोनोलिथिक चीज़ें वहाँ से बनना शुरू हुई थी। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ठीक, अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा और कर्णचुपार आदि गुफा प्रमुख है। दरअसल 4 थी, इसमें 2 ही का नाम दिया गया है। एक तो लोमस ऋषि है, नाम बता देते हैं आप लोग को। लोमस ऋषि क्या है? लोमस ऋषि, ठीक है, लोमस ऋषि। कर्णचौपार ये दिया ही है, सुदामा और विश्व झोपड़ी, एक और है विश्व झोपड़ी। ठीक, ये 4 गुफाएं हैं जिसको आजीविकों को दान दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, कह रहा है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी हो गया, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यूपीएससी में चैत्य और विहार से क्वेश्चन आ चुका है। पूछा है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है, तो हम आप लोग को बता देते हैं। चैत्य जो होता है वो होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान होता है। क्या होता है? प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान होता है। विहार जो होता है ये आराम करने का गृह होता है। दरअसल जो भी पहले बौद्ध भिक्षु थे वो टहलते हुए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जाया करते थे, तो जहाँ पे वो ठहरा करते थे उसे विहार कहते हैं। क्योंकि बिहार में बहुत सारे विहार थे बौद्ध भिक्षु को ठहरने के लिए, इसीलिए बिहार का नाम ही बिहार पड़ गया। जो आज का आधुनिक बिहार है आपका स्टेट, वो बिहार किस लिए पड़ा? इसी बिहार की वजह से। ठीक है, एक चीज़ और बच गया है, स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा वो होता है जहाँ पे बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं, बुद्धा और उनके शिष्यों के अवशेष जो रखे हुए हैं, बुद्धा रिलिक, उसे जो है स्तूप कहते हैं। मतलब उसके ऊपर जो है एक गोलाकार जो है गुंबद टाइप का बनाया गया है जिसे स्तूप बोला जाता है। ठीक है, यही सब एक्सप्लेनेशन में भी होगा। ठीक है, ठीक है, कह रहा है स्तूप जो है पूजा स्थल है, किंतु उसमें पूजा कक्ष नहीं होते। चैत्य जो है प्रार्थना कक्ष होते हैं। सारी चीज़ें वही है जो हम बता चुके हैं। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए इसको स्किप करते हैं, उसमें और कंफ्यूज किया है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो सब जानते हैं चंदेलों का है। ठीक, मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है खजुराहो का टेम्पल, है ना। खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित आज भी चंदेल स्थापत्य का उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक, हाँ, मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य, 950 से 1050 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, इसमें एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये जो है उसमें से एक है और बहुत ही फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट वन, कला की गांधार शैली निम्न समय में फूली फली। किस समय में फूली फली भाई? गांधार शैली जो फूली फली थी वो कुषाणों के समय में फूली फली थी। हमने पहले भी बातें कर चुके हैं, कुषाण काल में जो है गांधार शैली आया था और कुषाण काल में ही जो है बुद्ध की प्रतिमा बननी शुरू हुई थी। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कला की गांधार शैली का विकास मुख्य रूप से कुषाण के समय में हुआ था। हाँ, वही सारी चीज़ें वही हैं जो बता चुके अभी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? जो प्राचीनतम प्रतिमा है वो गांधार शैली में प्राप्त होती है। कुछ लोग मथुरा शैली भी मानते हैं, बट गांधार शैली ज़्यादा जो है सुटेबल माना गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया है इसमें। कुषाण काल में गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। ठीक, बस इतना ही दिया है इसमें, आगे भी है।
कह रहे BS अग्रवाल, कौन? BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अभी हम बताएं ना कि कई बार जो है मथुरा शैली को भी मानते हैं, ठीक, जहाँ इसके लिए पर्याप्त आधार था। वैनस्यांग के विवरण के अनुसार क्या है, बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम जो है कौशाम्बी में बनी। ये लो, ये तो कुछ अलग ही बता रहे हैं, कौशाम्बी में। परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण का श्रेय गांधार आर्ट को देते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी ऑप्शन 1 को टिक किया है। चलिए, कम से कम हम भी बिहार लोक सेवा आयोग के साथ रहे, अच्छी बात ये रही। झांसी के पास देवगढ़, देखिए ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर झांसी में स्थित है, मतलब वैसे तो ललितपुर में है लेकिन ये झांसी के पास भी लिख के आता है यूपी स्पेशल में जनरली। तो कह रहा है का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस काल के हैं भाई? देवगढ़ वाला मौर्य काल, गुप्त काल, हाँ ये तो गुप्ता पीरियड का है, बहुत ही फेमस है ना, तो गुप्त काल का होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ सही है, गुप्ता काल मंदिर है, ठीक, सही है। नेक्स्ट वन, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन, अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का पेंटिंग स्थित है। इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं क्योंकि ये अजंता हमेशा इम्पॉर्टेंट ही होता है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है एक्स्ट्रा। बोधिसत्व पद्मपाणि, ठीक, जिसे अवलोकितेश्वर की पेंटिंग भी कहते हैं, अजंता में स्थित है। ज्ञातव्य है कि यह असाधारण भित्तिचित्र लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा के मध्य का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवी स्थित दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का एक प्रारंभिक दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। कुछ खास बात लिखा नहीं था, वही सारी बातें, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें विधवा दहन का उदाहरण? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, एरण अभिलेख है। हाँ लेकिन एरण अभिलेख तो कई में दिया गया है, तो भाई ये समुद्रगुप्त है क्या? ना, बुद्धगुप्त भी नहीं, हमारे भानुगुप्त, इनका एरण अभिलेख था। यहाँ पे विधवा दहन का उदाहरण दिया गया था, ठीक है। इन्हीं के समय इनका सेनापति था मेरे ख्याल से, उनकी पति जो है, मतलब वही सेनापति डेड कर जाता है तो उनकी पत्नी को जला दिया जाता है, यही जो है मिलता है। देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में क्या है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती का उल्लेख मिलता है, जो सही बात है। हाँ, भानुगुप्त के मंत्री थे, सेनापति नहीं थे, मंत्री। हाँ, इनका नाम था गोपराज, ठीक है। गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद इनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईसा का है। एरण जो है कहाँ पे है स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक। यह एक ऐतिहासिक गांव है जो बीना और रेवता नदियों के संगम पर स्थित है। नए नए फैक्ट मिले भाई, इसको याद कर लेना है। बीना और रेवता नदियों के संगम पे स्थित है, ठीक। और मंत्री का नाम क्या था? गोपराज, भूल जाता है, याद रखना है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। अब ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, चंदेल ही तो बना है खजुराहो, ठीक। 950 से 1050 हो चुका, सारी बातें पीछे ही। कंदरिया महादेव का मंदिर भी हो चुका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है, ये भी पीछे हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट वन है बराबुदुर, विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है, ठीक है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? पता नहीं, देख लेते हैं, इसके बारे में मुझे आइडिया एकदम नहीं है। तो जो बराबुदुर स्तूप है ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। कहाँ? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विरासत स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, चीनी स्रोत के अनुसार, कौन स्रोत? चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक जो थे कौन? मेघवर्मन ने बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? ठीक, किस गुप्त राजा के पास भेजा था भाई, बता दो। तो समुद्रगुप्त के पास भेजा था क्योंकि इनका संबंध था उधर से, और इनका बहुत रोला भी था उधर भाई समुद्र में, मेरे ख्याल से। हाँ सही है। मेघवर्मन ने गया में, कहाँ पे? गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास
एक दूत भेजा। समुद्रगुप्त ने सीलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बोला, भाई बना ले, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, एक मठोट बना ले। ठीक, इसकी अनुमति दे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे ही आ चुके हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हम पढ़ने वाले हैं चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दक्षिण भारत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आप लोग वैसे भी देख रहे हैं बीपीएससी में जो क्वेश्चन बने बहुत ही सतही चीज़ों से बने, बहुत ऊपर बने। अगर आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, और यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था भाई? चोल वंश का संस्थापक दुनिया जानती है, एक विजयालय था। आप भी जान लीजिए नहीं जानते तो। ठीक है, तो देखते हैं चोल वंश का स्थापना विजयालय ने की थी। इससे रिलेटेड और कुछ बातें हैं जो प्रारंभ में पल्लव, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, PC पल्लव के जो सामंत हैं वो कौन है? C चोला। ठीक है, चोला क्या थे? सामंती सरदार थे। उसने लगभग 850 ईसा में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? दुनिया जानती है, राजराज प्रथम ने। जब भी आए राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर तो अपने आप दिमाग कहाँ जाना चाहिए? राजराज प्रथम पे। ठीक है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि चोल काल जो प्रसिद्ध था भाई, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में जो है सबसे पहले यहाँ से जो है चीज़ें मिलती है। और ये विलेज पंचायत यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके बहुत ही ज़्यादा इनकी पॉलिसी अच्छी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ इतना ही था, आगे भी है। आगे है चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासी ग्रामीण संचालन। वही है, वस्तुतः इस काल में ग्राम स्वशासन की पूर्ण इकाई थे और ग्राम प्रशासन ग्रामवासी स्वयं करते थे। ठीक, ये तो ठीक है। इसके आगे देखते हैं। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय, फिर से वही बात, कौन है? चोल। ठीक, कैलाशनाथ मंदिर, कौन मंदिर? कैलाशनाथ मंदिर, इम्पोर्टेंट मंदिर है भाई। किस वंश ने और किस राज्य में बनाया था? भाई पहली बात तो कैलाशनाथ मंदिर जो है का से कांचीपुरम में बना था। कहाँ पे? कांचीपुरम। ये है कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में कुछ है एक्स्ट्रा। हाँ, कैलाशनाथ मंदिर जो है ये कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। पल्लव वंश के शासकों के बारे में बात करें ना तो बात ऐसी है, ये पल्लव वंश के जो शासक थे उन्होंने स्थापत्य कला में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बहुत ही विशाल विशाल मंदिर बनवाना शुरू किए। उसके बाद चोला है। ऐसा कहा जाता है कि पल्लवों ने सोचा और मतलब कुछ चीज़ें किया बट चोलों ने इम्प्लीमेंट किया। ऐसा मतलब एक स्टेटमेंट है कुछ इस टाइप का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप जितना याद आ रहा है उतना ही सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पल्लवों ने राक्षसों की भांति सोचा और चोलों ने इसे मनुष्यों की भांति इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है भाई? हाँ, कह रहा है मंदिर कांचीपुरम, मंदिर कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? ठीक, तो इसका जो आंसर दिया है भाई एकाम्बरेश्वरार मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कांचीपुरम में। वही शिव मंदिर ये भी है। ठीक, यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। ठीक, और इस मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों के काल में हुआ था। ठीक है, ये वही मंदिर है शायद। उल्लेखनीय है कि यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना है और इस मंदिर से पल्लव काल से लेकर नायक शासकों के समय तक के विभिन्न जो है शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बस इतनी बात और है कि इस मंदिर का मुख्य निर्माण जो है कार्य जो है पल्लव, चोल और विजयनगर के शासकों के समय में किया गया था। आगे देखते हैं। अगला आया भाई तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। हमने कहा था जब ये दिखे गलती से भी तो राजराज प्रथम को टिक कर देना और आगे बढ़ना। ठीक, बृहदेश्वर मंदिर
तमिलनाडु के कहाँ पे स्थित है? तंजापुर जिले में स्थित है। ये हिंदू मंदिर है। ये 11वीं शताब्दी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईसा पूर्व के बीच चोल शासक राज प्रथम चोल ने कराया था। इसने इसके नाम पर इसे जो है इसी के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और इस मंदिर का निर्माण भाई दक्षिण में द्रविड़ शैली में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी भाई? कौन सी थी चेर वंश की राजधानी? तो चेर वंश की जो राजधानी थी वो थी कुरऊर या करूर। ठीक। चेर राजवंश ने दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर शासन किया। ठीक है। जो कि वर्तमान में केरल और तमिलनाडु के कुछ भाग हैं। केरल स्टेट गजेटियर के अनुसार चेरों की राजधानी वांजी का भी उल्लेख मिलता है, जिसका साम्यता कुछ विद्वान कुरूर से ही करते हैं। जिस प्रकार चेर राजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह उदयजीरल, ठीक, उथिगल चेरल था। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? नाम देखते हैं भैया। देखिए, पहली बात, आप वैसे भी इस क्वेश्चन को बहुत ही कॉमन सेंस से कर सकते हैं। कह रहा है संगम साहित्य में नहीं हुआ। संगम साहित्य में भाई क्या आपको चेर नहीं मिलेंगे? क्या आपको पांड नहीं मिलेंगे? क्या आपको चोल नहीं मिलेंगे? और वैसे भी आप अगर इसको आँख मूंद के देख लें तो ठीक से आपको अगर संगम भी ना दिखे तो भी आप चोल चेर पांड को साथ ही में रख के हटा देंगे तो बचेगा क्या? कदम। ठीक है। तो नहीं है किसका? कदम का उल्लेख। ठीक, एक सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा कुछ इंपॉर्टेंट सा, बस इतनी बात दिख रही है कि संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। बहुत ही बकवास बात। ठीक, वो तो हो ही चुका। संगम युग में उरैयूर, भाई उरैयूर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी तक ने पूछा। ठीक, उरैयूर किस लिए फेमस है? उरैयूर फेमस है आपके कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ठीक है, संगम युग में। ठीक है, एक बार और आपको जो है कपास के बारे में जो क्वेश्चन आया था याद है? मथुरा से याद करिएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरैयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण कहाँ मिलता है भाई? पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी में मिलता है। अच्छा हाँ, कभी इसका नाम पूछे कि इसका लेखक का नाम क्या था तो बोलना नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि भाई इसके लेखक का नाम अभी तक पता ही नहीं चल पाया किसने लिखा ये। ठीक, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? दुनिया जानती है। ये सिर्फ बीपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन रह चुका है भाई। सबसे पहले वहीं आया था मेरे ख्याल से। इसको कहते हैं गोपुरम। ठीक, जो बड़े बड़े द्वार होते हैं उनके द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम। ठीक है, शिखर तो ऊपर होता है, मंडप होता है बीच वाला। ठीक है, देवालय जहाँ पे जो है मूर्तियाँ रखी होती हैं। ये चारों ऑप्शन आपके 360 डिग्री में हो गए, तो ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जानेंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो भाई ये ऑप्शन है कुषाण, चेर, पश्चिमी शक और वकाटक। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया। इसका आंसर दिया है भाई चेर। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्यों है, क्या है। रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ हुआ था और अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। अरिकामेडु के बारे में सबको पता ही है, तो इसी से गेस कर सकते थे। ठीक है, रोमन का संबंध किससे था? चेरों से। आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है क्या है? अगला क्वेश्चन है फारसी यात्री कौन? अब्दुल रज्जाक। पहली बात, इसमें 1 जहाँ दिखे काट डालो। ठीक, और अब्दुल रज्जाक, आप कहेंगे 1 क्यों काटा सर आपने? ठीक, ये याद करने का ट्रिक समझ लो। जा इसमें जा कितनी बार है? 2, तो 1 तो इसमें कोई नहीं है,
यही 1 2 दे के सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक। और ऑप्शन देख ही रहे हैं किस तरह बनाया हुआ है इसने, बहुत ही घटिया। देवराय 1 देवराय 2, तो 1 तो नहीं रहेगा, देवराय 2, ठीक है। और इधर भी है कृष्ण देवराय 1, ये भी कट गया, ठीक। कृष्ण राय तो था ही नहीं, देवराय जो है 2 के ही टाइम में आया था, कौन, अब्दुल रज्जाक, ठीक। अब यही बातें लिखी होंगी, इससे ज़्यादा क्या ही लिखेगा ये, तो देख लेते हैं फिर भी। फारसी राजदूत था कौन, अब्दुल रज्जाक, ठीक। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय 2 के टाइम में आया था। और इसने अपनी यात्रा वृतांत का नाम क्या है, मतला उस सदैन व मज्म उल बहरीन में देवराय 2 के शासन काल का वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत यानी कि एटोमिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया गया, ठीक। एटोमिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। योग है, न्याय है, एक सेकंड, योग है, न्याय है कि सांख्य है कि वैशेषिक है। तो जो हमारा आंसर आना होना चाहिए वो होना चाहिए वैशेषिक, ठीक। कौन सा, वैशेषिक। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार जो भौतिक जगत है उसका निर्माण जो है परमाणुओं से हुआ है, ठीक। किससे, परमाणुओं से। अब महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन, कणाद, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। कुमार संभवम, देखो कुमार नाम किसका है भाई, कुमार नाम होता है कार्तिकेय जी का, तो कार्तिकेय का, ठीक है। कुमार संभवम कार्तिकेय जी को ध्यान में रखते हुए लिखा था। चलिए देखिए कुछ एक्स्ट्रा दिया है क्या। महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार, वही अन्य नाम इनका क्या है, कार्तिकेय। और एक नाम और देख सकते हैं यहाँ पे, स्कंद के जन्म की कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मुद्रा राक्षस कौन लिखेगा भाई, विशाख दत्त लिखेगा, सिंपल है, ठीक। बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसी में तो दूरभसंध के बारे में बात की गई है चंद्रगुप्त के, ठीक है। आगे देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है भाई। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम कौन नहीं जानता कि इंडिका है, ठीक। आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के समकालीन था, सब जानते हैं भाई सिकंदर के समकालीन है ये। और सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रिटियस तथा मेगास्थनीज थे। इनका विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचना देते हैं। सारी वही बातें, बकवास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है, ठीक। हाँ ये देख सकते हैं आप कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था। इसमें क्या होते थे, ये इंपॉर्टेंट, 6 समितियाँ होती थी, 5 सदस्य होते थे, ठीक। जिसमें से एक समिति का कार्य बिक्री कर का वसूली करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था, ठीक। और करों की चोरी करने वालों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी तक में, करों की चोरी करने वालों को क्या, मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक। ऐसे लिख के आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार मृत्युदंड तो नहीं दिया जाता होगा कि जाता होगा, इसी में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। इसमें क्या ही करना है, बार बार आ ही रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है भाई, मैच करना है ये पुस्तक को लेखक से। चलो मैच करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा फेवरेट राज तरंगणी को मिलाते हैं, किससे, राज तरंगणी को मिला देंगे कल्हड़ से, कोई दिक्कत। सी में 1 से क्या मैच खाता है कुछ, सी में 1 तो भाई 3 जगह है, एक ऑप्शन कट गया बस, चलो एक ऑप्शन तो कटा। और देखते हैं दूसरा है बृहद संहिता से मिला देते हैं। बृहद संहिता से मिलाएंगे किसको, 12 मिहिर। क्या अभी आंसर आया, ए में 4, ठीक है। और सी में हमने क्या मिलाया है, 1, सी में 1, ए में 4, कितने ऑप्शन है, ए में 4, अभी भी 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। अगला है मस्का मसा। मेरे ख्याल से मस्का मसा जो है ये आपका है अतुला से रिलेटेड, मतलब बी में 3 आना चाहिए। बी में 3, क्या डी वाला सही है, आंसर एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल डी वाला सही है, ठीक। बृहद संहिता जो है
वो है 12 मिहिर का, ठीक। और मूसिका मसा अतुल्ला का है, मूसिक वंश अतुल, ठीक। राजतंगनी दुनिया जानती कल्हड़ का है, विक्रमांक देवचरित किसका है, बिल्हड़ का है, ठीक है। हो गया सारे, बिल्हड़ वाला भी तो पता ही होगा। आगे देखते हैं, अगला भी मैच करना है भाई। अभी इसमें 2 ही दिख रहे हैं, 2 ही मैच कराते हैं। पाणिनि को अष्टाध्यायी से मैच करा दें, कोई दिक्कत। कौटिल्य को अर्थशास्त्र से मैच करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, 2 और होंगे। हाँ, कालिदास को कुमार संबंध से मैच करा दीजिए, तो अगला जो है आपको पता चल जाएगा। कामंदक जो है वो नीतिसार से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, एक ही इसमें आपको नहीं पता रहा होगा, वो है कामंदक नीतिसार को, या आपको पता हो मुझे ना पता हो, ठीक है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगी, ठीक है। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। भाई कौटिल्य की जो पुस्तक है ना अर्थशास्त्र, ये आर्थिक संबंध से तो एकदम नहीं, ठीक। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, ये बात थोड़ा सा ठीक है। विदेशी नीति, धन संचय, ठीक है, मतलब इसमें एक से अधिक जाएगा, ठीक। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है। कौटिल्य द्वारा जो मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र है, शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। कोष, दंड, मित्र, यानी कि ऐसी 7 चीज़ों को की बात की गई, और 7वां जो चीज़ है वो है मित्र। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प तथा व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियाँ, पॉलिटिकल बुक है भाई, ठीक। नेक्स्ट वन, यही वही चीज़ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल बुक है और कुछ नहीं है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। ले भैया, ये भी क्वेश्चन पूछने वाली बात है, कौटिल्य, लेकिन 2005 में पूछा है, अभी भी नहीं पूछा है। इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन काल के राजाओं में किसके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान जो है किया गया है। कह रहा है कृष्णदेवराय जो है, कृष्णदेवराय, ये तो गलत है भाई, कृष्णदेवराय इसको कहाँ लिखेंगे। महेंद्र वर्मन, ये बात ठीक है। मध्य विलास प्रहसन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछ रहा सही कौन सा, तो यही सही हो जाएगा। तो नीचे देख लेते हैं, सबको सही सही मिला देते हैं। मत विलास प्रहसन कौन है, ये महेंद्र वर्मन है, जो कि सही था। अमुक्त माल्यद, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत बार आता है, कौन, कृष्णदेवराय। और सम्रांगण सूत्रधार, ये राजा भोज का है, परमार वंश के थे, ठीक है। अगला है मनसोल्लास, ये सोमेश्वर 3 के द्वारा लिखी गई है, ठीक। पेरिप्लस ऑफ द एशियन श्री, पूछ ही लिया आखिरकार, करा किसने लिखी। भैया जब ऐसा पूछे बोलो हमको नहीं मालूम है, ठीक, हमका नहीं मालूम। आगे जो है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रवरदाई, ठीक है। कौन है, चंद्रवरदाई। हाँ, इससे पहले थोड़ा पेरिप्लस ऑफ एफिशिएंसी के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। तो रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इससे लगभग 60वीं ईस्वी में एक अनाम व्यापारी ने लिखा था, नाम ही नहीं पता है, ठीक। इसमें भारत से निर्यात आयात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है। बस इतनी सी बात थी। अगला है पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवरदाई कहाँ है, यहाँ है, ठीक। स्वप्नवास दत्ता, ये पीछे भी बात हो चुकी, भास की बुक है, ठीक। चलो ठीक है, इनकी और भी बुकें दी गई हैं, एक बार देख लिया जाए क्या। कह रहे हैं महाकवि भास ने 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं भास के नाम से, जिन्हें वर्ष 1909 में टी श्री गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया और वर्ष 1912 में इसका प्रकाशन किया। इन नाटकों के नाम एक बार, प्रतिज्ञा, योग्य धारणय, स्वप्नवास दत्ता, उर्भंग, दूत वाक्मय और पंचरात्रम, बालचरित, दूत, घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग,
प्रतिमानाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम, चारुदत्तम। इसमें कुछ नई बुक है, ठीक है, इसलिए उसको थोड़ा सा पढ़ने में तकलीफ़ हुई है, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, प्रॉब्लम। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास ने लिखा। किसने लिखा? कालिदास, ठीक है भाई, कालिदास महाकवि थे, है ना। कुमार संभवम की बात करें 17 सर्ग हैं इसमें, इनमें से केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा लिखे गए हैं, बाकी अन्य 9 सर्ग अन्य कवियों द्वारा लिखे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये तो हमें भी नहीं पता था या भूल गए थे, ऐसे कहीं पढ़ा तो था। जिनमें प्रकृत चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म और तारकासुर वध की वृत्तांत वर्णित है, ठीक। नेक्स्ट वन इज कीर्ता अर्जुनीय बुक किसने लिखी थी? ये भी इंपॉर्टेंट बुक है भाई, भारवी की है ये बुक, ठीक है, ठीक। किसकी बुक है ये? भारवी की। इस पुस्तक का कथावस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है, ठीक। आप लोग को पता होगा महाभारत में एक संदर्भ आता है जब शिव जो है किरात रूप में आते हैं और अर्जुन से युद्ध करते हैं, बाहु युद्ध, ठीक है। आगे चलते हैं। इतनी हिम्मत दिखाई थी अर्जुन ने, तो शिव जो है इनसे प्रसन्न होते हैं और कुछ वरदान देते हैं। आगे देखते हैं। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन्य है। कौन है भाई? ये मिलिंद पन्नो है, ठीक है। बात ये कि इसमें जो मिलिंद पन्नो में जो है मिलांडर की कहानी है, ठीक। प्रश्न पूछे जाते हैं उससे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। पाली भाषा में लिखित जो है ये जो है नागसेन एवं हिंद यौवन शासक जो मिलांडर है, इनके बीच जो है वार्तालाप है, यही अभी बता रहे थे। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ये भी कोई जानने की बात है, सबको पता है, ठीक, ठीक है भाई। आगे जो है अगला जो है क्वेश्चन जो है वो मैच करना है। चरक कौन था भाई? चरक ये तो भाई चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त कौन है? ये ब्रह्मगुप्त हैं आपके ज्योतिषी, बी में 4, ठीक। ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी। ए में पहली बात, ए में 2, ए में 2, एक सेकेंड रुको। पहली बात, ब्रह्मगुप्त को ज्योतिषी से मिलाना ठीक नहीं है। ब्रह्मगुप्त तो जी का मान भी दिए थे इन्होंने, गणित से मिला सकते हैं, बी में 1 हो जाएगा। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया था मैंने, वही सोच रहा हूँ क्या कर दिया। चरक जो है ये चिकित्सा के साथ आ जाएंगे, ब्रह्मगुप्त जो है गणित के साथ आएंगे, 12 मिहिर ज्योतिषी होते हैं ना, सी में 4, ठीक है। विशाख दत्त जो है ये नाटककार। अब ठीक हुआ मेरे ख्याल से। ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, सी में 4, मतलब बी वाला, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है, एकदम ठीक है। नेक्स्ट वन, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार, कौन सा? नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है भाई? ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये कामंदक के द्वारा लिखी गई है, ठीक। कामंदक जो है ये नीतिसार A1192 छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों 20 अध्यायों या सर्गों में समूकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंध पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, युद्ध, शांति, कूटनीति, बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, इन सब बारे में उल्लेख है। परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। अब पहुंच जाते हैं हम लोग पूर्व मध्य काल में। कह रहे कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था भाई? कर्नाट का संस्थापक नामदेव होता है, ठीक है। कर्नाट का जो संस्थापक है नामदेव होता है। लास्ट वाले से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, इसका संस्थापक कौन है, इसका अंतिम राजा कौन है, यही सारे क्वेश्चन, ठीक। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? नामदेव। वह एक महान योद्धा थे। नामदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था और कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से लेकर 1322 ईस्वी मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये देखिए पूछ ही लिया, अंतिम शासक कौन है भाई? हरि सिंह है, ठीक। कौन? हरि सिंह है, हरि सिंह देव,
ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। ये तो इम्पोर्टेंट बात हो गई भाई, पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी इन्होंने। नेक्स्ट वन, बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथनों पर विचार करिए। विचार करो भाई। हाँ, नीचे इम्पोर्टेंट बात है, अभी तो गड़बड़ हो जाता। दिया था उपयुक्त में से कौन सा गलत है, गलत कथन की मांग कर रहा है ये। कह रहा है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में कभी पढ़े हो विक्रमशिला? भागलपुर में है शायद, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। अच्छा, अगर गोपाल करेगा तो धर्मपाल क्या करेगा? ठीक है, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने भाई, गोपाल ने थोड़ी ना की थी। तो दो तो पहले गलत हो गया यार, सब गलत ही क्या? दो गलत नहीं। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फूला फला। सही बात है, वज्रयान जो था वो बंगाल और बिहार में फेमस हुआ था, खासकर बंगाल में। तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम का बंगाल बिहार यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। भाई अगर ये सब चल रहा है तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी था, तो ये चीज़ें पढ़ा देंगे तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर देंगे। मतलब 3-4 सही है, गलत पूछा है तो 1-2 होना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। हाँ, ऑप्शन भी एकदम सटीक बना है 1-2, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। बाकी विश्वविद्यालय को कौन, बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था, ये बात सब लोग जानते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किसने की थी? अभी तो हमने बताया कि धर्मपाल क्या करेंगे भाई, धर्मपाल ही तो करेंगे इसको। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं दिख रही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, फिर से वही क्वेश्चन, धर्मपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल, परेशान हो गए हम धर्मपाल से। अगला क्वेश्चन कुछ अलग आया, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? भाई ये हमें नहीं पता, आप लोग बताओ। पहला है पीथिपति, दूसरा है चेरो राजवंश, ओइनियार वंश, कर्नाट राजवंश। कर्नाट होगा क्या? देखते हैं। मैथिली भाषा का विकास बिल्कुल कर्नाट राजवंश द्वारा 11वीं शताब्दी ईस्वी से 14वीं शताब्दी ईस्वी के शासनकाल में हुआ। कर्नाट वंश का संस्थापक ज्ञानदेव थे। ठीक है, ओदंतीपुरम, यह भी इम्पोर्टेंट बात। ओदंतीपुरम जो है शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतीपुरम कहाँ है भाई? बिहार में ही तो है कि बंगाल में है? बिहार में ही रहेगा, बंगाल में थोड़ी ना चला जाएगा। ठीक, ओदंतीपुरम की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना पाल वंश के शासक जो गोपाल थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन, कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? दुनिया जानती किसे कहते हैं? अकबर जैसा नाम आएगा, जैनुलब्दीन, ये आएगा क्या? एकदम सही है, यही होना चाहिए। डी देखो, एकदम सही है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें दी गई है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया था, इसीलिए इसे अकबर बोला जा रहा है। और श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, इस तरह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म होता है। आगे हम जो है मेडाइवल पर चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।